बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चौकीदार दफादार बहाली को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरीके से बड़ा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं आश्रितों को उनकी बहाली का जो हक है उनको मिल जाए, आश्रितों को का जो हक है उनको मिल जाए। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि बिहार चौकीदार बहाली 2026 28,000 से ज़्यादा पदों पर बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है और नई नियमावली के साथ चयन प्रक्रिया भी तेज हो गई है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि ये बहाली कब से शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ जानकारी सामने निकल के आ रही है और हमने जानने की जो कोशिश की है उसमें ये भी पता चला है कि आखिर ये बहाली की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 28,000 से ज्यादा पदों पर बिहार में चौकीदार बहाली का जो रास्ता है वो साफ होता दिख रहा है। नई नियमावली और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ये बहाली कब तक हो सकती है, इन तमाम जानकारियों को हम लेकर सामने आए हैं और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये लग रहा है कि अब चौकीदारों की बहाली का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है और सिर्फ इसके ऊपर नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बिहार सरकार राज्य में ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौकीदारों के खाली पदों पर बड़ी भर्ती होने जा रही है और ताजा जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है। अगर हम कुल पद की बात करें तो अनुमानित 20,000 से लेकर 28,900 के बीच पद खाली है जिन पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि आश्रितों की बहाली का रास्ता अभी भी लटकता हुआ नजर आ रहा है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 से लेकर 40 वर्ष हो सकती है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों में छूट दी जा सकती है। होमगार्ड के जवानों को उम्र सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलने का भी प्रावधान दिख रहा है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यह भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी यानी डीएम के पास होगी। चयन के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। उम्मीदवारों को साइकिल चलाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब अगर आपको चौकीदार की नौकरी करनी है तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, तभी आप चौकीदार बन सकते हैं। दूसरी तरफ कोशिश ये रहेगी कि उम्मीदवार की पोस्टिंग उसी थाना क्षेत्र में हो जहां का वो अस्थायी निवासी हो, जहां के बारे में उसको पूरी जानकारी हो, क्योंकि चौकीदारों का काम यही है कि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहां उनका घर है, वहां पे वो रहें, वहां उनको ड्यूटी दी जाए ताकि वहां के जो भी स्थानीय समस्याएं हैं वो थाना तक पहुंचा सकें, अधिकारियों को पहुंचा सके। अब अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, ऐसी भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरी तरफ नई नियमावली के आधार पर जल्द ही आधिकारिक विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर नजर बनाए रख सकते हैं। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कम शैक्षणिक योग्यता के साथ बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तैयारी के लिए उम्मीदवारों का सामान्य ज्ञान और शारीरिक फिटनेस पर ध्यान देने की सबसे बड़ी सलाह दी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जानने योग्य और बात है। अति महत्वपूर्ण और विस्तृत बिंदु ये है कि जो भर्ती प्रक्रिया और आपके करियर से जुड़े हैं इसको ध्यान से समझने की भी जरूरत है। हम बात करें तो इस नए नियमावली के तहत केवल चौकीदार ही नहीं बल्कि 3 स्तरों पर ये पद होंगे। सबसे पहला होगा पद जो है चौकीदार का होगा, जो कि मूल पद होगा। उसके बाद दफादार का होगा। चौकीदार के बाद प्रमोशन का अगला पद होता है। वहीं एक होता है वरीय दफादार यानी सीनियर दफादार का, ये सबसे वरिष्ठ पद होता है। वर्तमान में कार्यरत सभी चौकीदारों और दफादारों को स्वतः ही इस नए संवर्ग का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा वेतनमान की बात करें तो खबरों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को लगभग 22,000 रुपये प्रति माह का संभावित वेतन मिल सकता है। यह सरकारी ग्रेड पे और भत्तों पर भी आधारित हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो चयन केवल एक परीक्षा से नहीं बल्कि 125 अंकों की संयुक्त प्रक्रिया से होगा। इसमें लिखित परीक्षा होगा जो कि 75 अंकों की हो सकता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से जुड़े प्रश्न हो सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करें तो इसके लिए 50 अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें दौड़,
1.6 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए मुख्य तौर पे हो सकता है। भर्ती के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य हो कर दिया गया है। आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 30 वर्ष, लेकिन वहीं अगर बात करें तो ओबीसी ईबीसी के लिए 32 से 33 वर्ष तक, एससी एसटी के लिए 35 वर्ष तक उम्र सीमा जो है वो लागू की जा सकती है। यह भर्ती पूरी तरह से जिला स्तर की है और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल अपने अस्थायी निवास वाले जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप जिस जिला में रहते हैं आप उसी जिले में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी दूसरे जिले में जाकर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं चयन के बाद आपकी पोस्टिंग आपके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर समझ सकें और उसे प्रशासन तक पहुंचा सकें। अगर हम शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 162 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर शारीरिक मापदंड तय किया जा सकता है। ये हालांकि अभी तक ये जानकारी जो है वो हम सिर्फ सूत्रों के अनुसार जो हमारी खबर आ रही है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन अब अगले कदम की बात करें तो गृह विभाग अभी इस नियमावली के प्रारूप पर पुलिस अधिकारियों से राय ले रहा है। इसके तुरंत बाद रिक्तियों की गणना की जाएगी और 30 अप्रैल तक विभाग को अधिसूचना भी भेजी जा सकती है और उम्मीद है कि मई में इस पर आधिकारिक विज्ञापन जारी हो सकता है और उसके बाद इसके ऊपर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अब बात करते हैं उन आश्रितों की, जहां पे आश्रित उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। 26 तारीख को एक बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी, हालांकि यह आंदोलन हुआ नहीं, ऐसी बड़ी खबर है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये आंदोलन अब 18 मई को पटना में एक बार फिर से हो सकता है और ये आंदोलन होगा उन आश्रितों के लिए जिन आश्रितों को अभी भी सरकार से ये उम्मीद है कि उनको नौकरी मिलेगी, यानी कि जो भी सेवानिवृत्ति ले चुके हैं उनके आश्रितों को अब ये नौकरी मिलेगी और वो एक बार फिर से सरकार के विभाग में काम कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विभाग की तरफ से इसके ऊपर कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि हम बार बार और हमारा चैनल भी बार बार इस बात की ओर इशारा करता है, प्रयास करता है कि किसी से अधिकारी से बात की जाए, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारी बात करने के मूड में है नहीं। सबका यही कहना है कि पहले कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए, विभागों का बंटवारा होने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा की जाएगी कि आखिर ये विभाग किसके तरफ जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये गृह विभाग का ही काम है और जब भी ये बहाली होगी तो गृह विभाग के आदेश के अनुसार ही होगी। और अभी देखा जाए तो वर्तमान में गृह विभाग बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास ही है और अभी भी 28 विभागों को वो अकेले देख रहे हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि कैबिनेट का जैसे ही विस्तार होगा, मंत्रालयों का बंटवारा होगा, उसके बाद जो है इसके ऊपर बड़ी अपडेट आ सकती है। लेकिन बड़ी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है और जितना हमने जानने की कोशिश की है, हमने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, तो हमें नाम ना बताने के शर्त पर यही जानकारी दी गई है कि इसके ऊपर मई तक कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है। उन आश्रितों के लिए भी अभी भी उम्मीद बंधी हुई है जो आश्रित बार बार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को उठा रहे हैं और हम भी बार बार यही प्रयास करते हैं कि उन आश्रितों को उनका हक मिल जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए और हमारा चैनल भी बराबर प्रयास कर रहा है कि उन आश्रितों को उनका हक दिला दें, तभी जाकर हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो सकता है। तो ये नई जानकारी है। आगे की सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।